फ्रेंड्स, वेलकम इन चैनल। देखिए 10th स्टैंडर्ड आपने कंप्लीट कर लिया, अभी तो वेकेशन चल रहा है, लेकिन आपने कुछ डिसाइड किया होगा कि साइंस स्ट्रीम लेनी है या फिर साइंस स्ट्रीम के अंदर मैथ्स पढ़ना है, बायो पढ़ना है। ऐसा कुछ अगर डिसाइड किया है या नहीं भी किया है, फिर भी ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन दिस वीडियो वी स्टडी द what is the nature, why we study the science, साइंस इंपॉर्टेंट क्यों है, या साइंस के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनमें ज्यादातर तो हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये क्यों पढ़ते हैं, ये क्यों जरूरी है, क्यों लोग साइंस के बारे में इतना कुछ जानना चाहते हैं या साइंस पढ़ना चाहते हैं। इन सभी का जो आंसर है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। समझ में आया? आज हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। देखिए, आपने 10th स्टैंडर्ड में साइंस पढ़ रखा है। वैसे तो इसके अलावा, साइंस के अलावा 6 to 7 सब्जेक्ट और भी थे, उसमें कंपलसरी या 6 या 7 सब्जेक्ट रहेंगे। तो आउट ऑफ द 6 or 7 सब्जेक्ट योर वन सब्जेक्ट इज साइंस। तो देखिए क्या होता था, उसमें 10th स्टैंडर्ड तक हम सभी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। हमने लैंग्वेज पढ़ी हुई है, हमने मैथ्स पढ़ा हुआ है, साइंस पढ़ा हुआ है, सोशियोलॉजी पढ़ा है, सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। लेकिन जब साइंस चूज करते हैं आफ्टर द 10th, 11 और 12th में, तब साइंस जो हमारा जो एक सब्जेक्ट था 10th में, वो एक सब्जेक्ट आता, मतलब एक बुक आती थी। लेकिन अब पूरा आप साइंस पढ़ेंगे, पूरे साल साइंस पढ़ेंगे, पूरे 2 साल आप साइंस के बारे में ही पढ़ेंगे। समझ में आया? तो वो एक आपका एक छोटी सी बुक थी 10th स्टैंडर्ड की, उसमें फिजिक्स भी आता था, केमिस्ट्री भी आता था, बायो भी आता था। लेकिन अब आप सेपरेट सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, सेपरेट उसकी बुक रहेगी। समझ में आया? तो एक तरीके से ऐसे कंपैरिजन अगर करना चाहे तो कर सकते हैं कि जो आपका 10th में था, वो जैसे होता है ना एमबीबीएस होता है, तो एमबीबीएस में आप सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन फिर एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद एक स्पेशलाइजेशन होता है जिसे मास्टर्स कहते हैं, पीजी वगैरह कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो उसमें कोई आई के बारे में पढ़ता है तो आई स्पेशलिस्ट बनता है, कोई ब्रेन के बारे में पढ़ता है तो न्यूरो स्पेशलिस्ट बनता है या न्यूरोलॉजिस्ट बनता है, कोई हड्डियों के बारे में पढ़ता है तो ऑर्थोपेडिक बनता है। समझ में आया? तो वो स्पेशलाइजेशन था। उसी तरह से आपने 10th स्टैंडर्ड में जो साइंस पढ़ रखा है, वो साइंस हम 2 साल पढ़ेंगे। मतलब वो साइंस के अंदर जो भी टॉपिक है वो टॉपिक पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। मोस्टली आपका जो 9th और 10th का साइंस था वो 11th 12th का एक बेस बन सकता है। वैसे तो पूरा बेस ही है जो आपके 1 to 10th में पढ़ा, लेकिन 9th और 10th का जो साइंस है दैट इज अ बेस ऑफ 11th एंड 12th। जो 9th का साइंस है, आपको बेसिक बात बताऊं तो साइंस में बेसिकली इन साइंस, देखिए साइंस तो एक बड़ी चीज है। अब तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग ऐसे कई सारे वर्ड्स आ गए, लेकिन एक साइंस उसका बेस है। समझ में? साइंस जो होता है वो बेस रहता है। साइंस से एक्सपेरिमेंट करके जो चीज सीखते हैं उसको कहते हैं इंजीनियरिंग। ओके? और इंजीनियरिंग में से हमें यूज करने के लिए जो चेंजेस लाते हैं या कुछ कुछ नए इनोवेशंस करते हैं, दैट इज नोन एज टेक्नोलॉजीज। तो देखिए, हम बोलते हैं कि जो 21st सेंचुरी है वो टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है। अभी सब टेक्नोलॉजी चल रही है, तो टेक्नोलॉजी का जो बेस है, वो टेक्नोलॉजी का बेस है इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग का जो बेस है वो है साइंस। एक सिंपल सा बात आपको बताता हूं। सपोज स्मार्टफोन सब यूज करते हैं, तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्मार्टफोन? देखिए, बेसिकली तो फोन की जो एप्लीकेशन थी उसको पहले के जमाने में टेलीफोन बोलते हैं, जो ऐसा बड़ा सा आता था, ठीक है, ऐसे करके बात करते थे, दैट इज योर टेलीफोन। टेली मींस फार, कोई दूर बैठा हुआ है, फोन मींस बातचीत करना। तो कोई दूर बैठा है, उसके साथ आपको बातचीत करनी, तो टेलीफोन से कर सकते। तो वो एक नीड थी, सोसाइटी की एक नीड थी, जिसने टेलीफोन का इन्वेंशन उसमें से आया। तो हमारी जो नीड थी, हम पास में तो बात कर सकते हैं, लेकिन कोई दूर बैठा हुआ है या कोई ऐसे डिस्टेंस पे, सपोज 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती। तो वो सोल्व करने के लिए हमने टेलीफोन को निजात किया, टेलीफोन का आविष्कार किया। तो टेलीफोन क्या हो गया? इंजीनियरिंग।
लेकिन उसके पीछे का साइंस क्या था? तो उसमें जो चिप लगाई गई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसमें से ट्रैवल होता है, या जो केबल कनेक्शन से जो आपकी बातचीत है, आपका जो ऑडियो है, वो ऑडियो एक सिग्नल बनता और सिग्नल फिर वायर से पास होता टेलीफोन दूसरे जगह पे जहां पे रखा हुआ है, तो यहां पे ट्रांसमीटर होगा, वहां पे रिसीवर होगा। तो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जो लाइन है दैट इज इंजीनियरिंग। उसके पीछे का साइंस क्या है कि जो कंडक्टर्स है, आपने पढ़ा होगा शायद 9th और 10th में, कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है। कंडक्टर क्या रहता है? जिसमें से इलेक्ट्रॉन का पास हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो कंडक्टर जुड़ा हुआ है। देखिए यहां पे आपका घर है, यहां पे आपका कोई रिलेटिव का घर है, ये आपका होम है, ये आपके रिलेटिव का होम है। आप बातचीत करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? टेलीफोन घुमाएंगे। पहले के जमाने की बात करो, अब तो स्मार्टफोन हो गया, लेकिन जब टेलीफोन होता था या जो हैंडी फोन होता था उसकी बात करते। तो टेलीफोन से क्या करेंगे? आप बातचीत करना शुरू करेंगे। तो आपका टेलीफोन का वायर कनेक्ट रहेगा कोई पोल से, और पोल से दूसरे पोल तक वायर कनेक्ट रहेगा, और ये पोल से आपका जो रिलेटिव का घर है वहां पे वायर जाएगा। तो बीच में जो वायर रहता है उसमें से क्या होता है? उसमें से सिग्नल पास होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल उसको बोलते हैं। तो बेसिकली वेव्स को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन इसमें से जो सिग्नल पास होता है तो आपको यहां पे सुनाई देता ऑडियो। तो ये क्या है? ये सारी इंजीनियरिंग है, उसके पीछे का साइंस है। अब देखिए इसमें टेक्नोलॉजी कहां से आती? तो स्मार्टफोन का निजात हुआ वो टेक्नोलॉजी। पहले के जमाने के फोन थे तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें रहती थी, उसको आप कैरी करके कहीं पे नहीं जा सकते। ठीक है, आपका कोई हॉल रहेगा या ड्रेसिंग रूम रहेगा, उसी में हम टेलीफोन को रखते थे। जिसको भी बात करनी है वो उसको वहां पे जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। ठीक है, कई सारे लोगों ने तो शायद टेलीफोन नहीं देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप मूवी वगैरह में या कहीं पर भी तो देखा होगा, अगर रियल लाइफ में नहीं देखा। ठीक है, लेकिन उसमें से जो प्रॉब्लम्स थी, जो हमारी नीड थी वो क्या थी? हमको कैरी फोन चाहिए कि कहीं पर भी जाए तो हमारे पास फोन होना चाहिए, हम बातचीत कर सकते। तो उसमें से मोबाइल फोन आया, मोबिलिटी का वर्ड्स मोबाइल फोन आया, समझ में आया? और मोबाइल फोन आया, उसमें से हमने फिर ऐसा नहीं, जो कीपैड है वो कीपैड में मजा नहीं आता। पहले के जमाने में जो फोन आता था नोकिया का, ठीक है, तो उसमें कीपैड फोन रहता था। फिर कीपैड फोन की जो दिक्कतें थी वो सोल्व हुई और स्मार्टफोन आए। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज, उसके पीछे क्या रहता है? साइंस। उसके पीछे क्या रहता है? इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग के पीछे रहता है साइंस। तो ये चीज बहुत ही बेसिक है जो हमको पढ़नी है, समझ में आया? और साइंस के अंदर बेसिकली डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ये तीनों क्या है? आपने 10th स्टैंडर्ड में इसके बारे में कुछ कुछ पढ़ रखा है। सपोज ये पेन है, तो ये पेन ऐसे गिरी तो फ्री फॉल हुई, बिकॉज ऑफ व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स, हमको पता है। तो ग्रेविटी उसको खींचती है, दैट इज रिलेटेड टू फिजिक्स। ये साइंस को क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। बायो क्या है? बायोलॉजी जो हमारे बॉडी के बारे में है या कुछ कुछ प्लांट के बारे में। वैसे तो 2 ब्रांच रहती है, एक जूलॉजी और बोटनी, मींस एक प्लांट के बारे में रहता है, एक हमारी बॉडी के बारे में रहता है, ह्यूमन बॉडी के बारे में या फिर एनिमल की बॉडी के बारे में। तो ये सब बायो है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री तो केमिकल्स के बारे में, या केमिकल जो हमारी जो प्रोसेस होती है। सपोज O2 है, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कैसे बनता है? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो दैट इज योर केमिस्ट्री। ओके, इतना सिंपल नहीं है लेकिन कुछ कुछ ऐसा है। तो ये सारा जो है वो साइंस है। इसमें से हम आज बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। ये फिजिक्स क्या है? तो बेसिकली जो फिजिक्स वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। फिजिक्स का मतलब ग्रीक में होता है टू अंडरस्टैंड द नेचर, या नेचर के बारे में पढ़ना। जो हमारा नेचर है उसके बारे में जो पढ़ना है। सपोज नेचर क्या है, तो हमने अभी बात की थी, ये पेन है, अगर मैं छोड़ दूंगा तो गिर जाएगी, तो ये क्या होगा? फ्री फॉल। तो फ्री फॉल किस वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? तो न्यूटन साहब ने बताया कि कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज, एक चीज अर्थ पे है, कोई भी चीज अर्थ पे, तो उसको अर्थ अट्रैक्ट करती है। दैट अट्रैक्शन फोर्स इज नथिंग बट द ग्रेविटी। देखिए साइंस में क्या रहता है, साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं या नेचर
नेचर किस तरह से वर्क करती है वो हम पढ़ते हैं। कुछ कुछ चीज ऐसी रहती है जो एक्चुअली है, उसको हम डिस्कवर करते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीजें जो इस दुनिया में नहीं है उसको हम इन्वेंट करते हैं। इस प्रोसेस के बेस फिजिक्स पे या साइंस पे, समझ में आया? तो फिजिक्स इज बेसिकली क्या, तो आपके आसपास में कोई भी फिनोमिना हो रही है, कोई भी आपके आसपास में इवेंट हो रही है, उसका रिलेशन फिजिक्स से हो सकता है। क्योंकि फिजिक्स का जो नेम है वो नेचर से ही आया। ग्रीक में इसको अंडरस्टैंड द नेचर बोलते हैं। तो हमारे जो नेचर के लॉज है या लॉ ऑफ नेचर से या पूरा जो वर्ल्ड है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसमें जो भी चीज होती है उसको समझने के लिए हम फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, आपको सिंपल एक फिनोमेना, आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई पत्थर को आप लीजिए, पत्थर को पानी में डाल दिए, क्या होगा? तैरेगा क्या? नहीं तैर सकता, पत्थर पानी में डूब जाएगा। अगर आपने पत्थर को पानी में डाला, सपोज 2 kg का पत्थर, अगर आपने उसको पानी में डाला तो क्या हो जाएगा? इट्स नॉट फ्लोटिंग, वो एक्चुअली सिंक हो जाएगा। लेकिन 1000 टन का बहुत बड़ा जो जहाज है या शिप है वो फ्लोट करता है। क्वेश्चन समझ में आया? एक पत्थर आप पानी में डालेंगे लेकिन डूब जाएगा, वो तैर नहीं सकता। लेकिन थाउजेंड्स ऑफ केजी का, या अब तो बड़े बड़े शिप्स भी आते हैं, आपने टाइटैनिक देखा था, वो तो बड़ा शिप, उससे भी बड़ा शिप आता है। तो वो बड़े बड़े जो शिप्स रहते हैं, वो क्रूज रहते हैं, वो पानी में तैरते हैं। देखिए, तो एक ये कैसे होता है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। समझ में आया? ये लाइट है, तो लाइट अगर कोई रूम में अंधेरा है तो आप किसी भी चीज को नहीं देख सकते। इवन यू कैन नॉट सी योर हैंड ड्यूरिंग दी नाइट सीजन। अगर नाइट है, कोई रूम में कोई लाइट चालू नहीं है, तो आप अपने हाथ को भी नहीं देख सकते। लेकिन जब सवेरा होता है, सूरज निकलता है, तो आप सारी चीज को देख सकते हैं। ये कैसे होता है? देखिए, ये छोटी छोटी चीज है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये कैसे होता है, उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों, कैसे, ये सारे आंसर आपको फिजिक्स में मिलेंगे। समझ में आया? दूसरी चीज आपको बताता हूं। सपोज हमको देखिए, सन है और हम अर्थ पे है, लेकिन क्या होता है कि सन रोटेट करता है। हम सबको पता है, हम प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ता रहता है कि सन भी रोटेट करता है, अर्थ भी रोटेट करती है। लेकिन आपको ये जान के हैरान हो गया, जब कोई मून पे जाएगा तो मून पे अगर हम ऊपर देखते तो मून दिखता है, तो अगर कोई मून पे है, उसको अर्थ देखनी है तो क्या करेगा? ऊपर देखेंगे या नीचे देखेगा? समझ में आया? तो ये सारा चक्कर कैसे होता है? सन है वो ईस्ट में से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ये सारा जो फिनोमिना है वो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। देखिए, सपोज यहां पे फायर है, ओके, यहां पे लकड़ी रखी है और उसमें आग लगी है, इसमें आग लगी हुई है, तो क्या होगा? अगर आप कोई रोड ली, सपोज एक रोड लिया हमने, मेटल का रोड लिया, और मेटल का रोड इसमें रख दिया, इसमें टच करा दिया, तो क्या हो जाएगा? यस, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या किया आपने? रोड को फायर के कांटेक्ट में ला दिया, तो टेम्परेचर उसका राइज हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम कांटेक्ट में भी नहीं लाते। अगर यहां पे फायर हो रहा है, कहीं पे आग लगी और यहां से दूर रह के हम ऐसे हाथ करते हैं, जैसे विंटर सीजन वगैरह में हम ऐसा यूज करते हैं, सगड़ी रख के वहां पे हम अपना जो हाथ है वो गर्म करते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं, अगर आपने हैंड थोड़ा सा दूर रखा फिर भी आपको हीट महसूस होगी। यू फील द हीट इन योर हैंड। तो ये क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कि रोड को आपने कांटेक्ट में लिया तब उसका टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन हाथ तो दूर से भी आपका टेम्परेचर बढ़ गया। समझ में? तो इसके पीछे का जो साइंस है वो हम स्टडी करते हैं फिजिक्स। समझ में आया फिजिक्स के बारे में? तो फिजिक्स इज नथिंग बट द अंडरस्टैंडिंग नेचर की जो फिनोमिनाज है, नेचर की जो फिनोमिनाज है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फिजिक्स यूज करते हैं।
सारी फिनोमिनास। देखिए कई बार ऐसा होता है, अब तो हम यूज्ड टू हो चुके हैं, लेकिन अगर सोचे कि अगर 100 साल के पहले का आदमी अगर इस पृथ्वी पे आए तो क्या होगा। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। हमारे पास स्मार्टफोन रहता, हम बात करते, अब तो वीडियो कॉलिंग भी होता, तो ऐसे रखेंगे स्मार्टफोन को तो आपको सामने वाले का चेहरा देखेगा, जो आपके थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर रहा है, कोई दूसरे कंट्री में, तो उसका भी चेहरा देखेगा। तो देखिए ये टेक्नोलॉजी है। अगर 100 ईयर्स पीछे जाए और कोई आदमी यहाँ पे अब 21st सेंचुरी में आए तो क्या होगा, ऐसा स्मार्टफोन देखते तो वो हैरान हो जाएगा, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन नहीं होते क्योंकि हम यूज्ड टू हो चुके हैं, ये सारी जो घटनाएं है उससे हम यूज्ड टू हो चुके हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, तो उसका आंसर हमको जानने के लिए, ये फिनोमिना कैसे बनती है, ये जानने के लिए हम साइंस पढ़ते हैं। समझ में कि साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए बेसिकली किसको लगेगा कि साइंटिस्ट बनने के लिए साइंस इंपॉर्टेंट है, या फिजिक्स पढ़ना है, ऐसे बनने कोई फिजिसिस्ट बनना है, या डॉक्टर नहीं बनना है तो साइंस में फिजिक्स नहीं जरूरी है, इंजीनियरिंग बनना है तभी फिजिक्स जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन मैन भी फिजिक्स पढ़ सकता है, कॉमन मैन में भी एप्लीकेशन फिजिक्स की आती है, क्योंकि हमारे जो फिजिक्स तो नेचर के बारे में तो पढ़ाता है। तो आसपास में हमारे कई सारे लोग हैं जो साइंस रिलेटेड नहीं है लेकिन उसके पीछे साइंस तो है। सपोज एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, कोई ड्राइवर है, सपोज कार ड्राइव कर रहा है या बस ड्राइव कर रहा है, जब वो एक्सेलरेटर को प्रेस करता है तो क्या होता है, कार की स्पीड बढ़ती है ना, और ब्रेक को प्रेस करता है तो कार स्टॉप हो जाती है या कार की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ये नेचुरल घटना है, नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन उसके पीछे का जो साइंस है कि कार चल रही है, क्यों चल रही है, क्योंकि कार के अंदर इंजन है, इंजन के अंदर हमने केमिकल एनर्जी मींस पेट्रोल डाला हुआ है, तो पेट्रोल इज अ केमिकल एनर्जी, इट्स हेल्प टू स्टार्ट द इंजन और ड्राइव द कार। तो केमिकल एनर्जी है कार के अंदर, ये हमारी कार हो गई सपोज, ओके, ये छोटी सी कार है सपोज। तो कार के अंदर क्या हुआ, कार के इंजन में हमने क्या डाला, पेट्रोल, तो इट्स अ केमिकल एनर्जी, इट्स अ केमिकल एनर्जी, पेट्रोल को केमिकल एनर्जी बोल सकते हैं। कार के अंदर हमने पेट्रोल डाला, उससे क्या हुआ, पेट्रोल बर्न हुआ तो इंजन स्टार्ट हुआ। इंजन इज अ मैकेनिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हुआ, मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि उसको मैकेनिक मशीन बोलते तो मशीन के अंदर क्या एनर्जी रहती है, मैकेनिकल एनर्जी रहती है। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हुई, मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी से क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी से जो हमारा ये व्हील था वो रोटेट हुआ, और रोटेट हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये सपोज रोड है, रोड पे ये व्हील्स रोटेट हुआ, तो रोटेट होने की वजह से ये कार आगे बढ़ी, तो यहां पे हुआ रोटेशन, और रोटेशन की वजह से कार आगे बढ़ी तो ये हुआ मोशन। समझ में आया, तो ये बेसिक फिनोमिना है। तो एनर्जी इट्स कन्वर्टेड इन मेनी फॉर्म्स। देखिए यहां पे एनर्जी काइनेटिक, जो एनर्जी थी वो केमिकल में थी, फिर मैकेनिकल में कन्वर्ट हुई, फिर उसका रोटेशन हुआ तो रोटेशनल एनर्जी, एंड फिर मोशन हुआ तो ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया, तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये कैसे होता है, ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। समझ में आया, इसके पीछे का रीजन हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। देखिए कहीं अभी तो बारिश का सीजन आएगा, जून वगैरह के बाद बारिश का सीजन है, तो उसमें हमको पता है बारिश के सीजन में कई बार रेनबो दिखता है, सेवरल कलर्स। तो देखिए लाइट जो है, लाइट, वो लाइट का कोई कलर है क्या, सोचिए जरा, लाइट का कोई कलर है क्या, क्या लाइट कोई फिनोमिना है या कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, लाइट कोई मीडियम है क्या, लाइट कोई ऑब्जेक्ट है क्या, हमें नहीं पता। देखिए अगर लाइट कोई ऑब्जेक्ट रहता या लाइट है वो ट्रांसपेरेंट नहीं, लाइट का कोई कलर रहता तो ना मैं आपको देख पाता ना आप मुझको देख पाते। देखिए सामने कैमरा है, यहां पे लाइट तो गिर रही है, लाइट क्योंकि यहां पे ट्यूबलाइट ऑन है, तो ट्यूबलाइट में से लाइट आ रही है, तो कैमरा और बोर्ड के बीच में लाइट है लेकिन हमको दिख नहीं रही है, क्यों, क्योंकि लाइट इनविजिबल, लाइट का कोई कलर नहीं है, लाइट ट्रांसपेरेंट है, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन एक बात देखिए, जब रेनबो हमें दिखता है तो उसमें तो हम सेवरल कलर्स तो देखते हैं, ये सुनो,
वायलेट से लेके रेड तक का सारा कलर हमको दिखता है। तो अगर लाइट का कोई कलर ही नहीं है तो लाइट क्यों दिखी? समझ में आया? तो दिस इज द मैजिक ऑफ साइंस। इसके ऐसे मतलब साइंस का मैजिक नहीं है, वैसे तो मैजिक नेचर ही करते, लेकिन कैसे होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो हम पढ़ने के लिए फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। समझ में आया? ये वीडियो ऐसा है कि कोई नहीं है कि जिसको फिजिक्स पढ़ना है या जिसको साइंस लेना उसी के लिए इंपॉर्टेंट। कोई भी ये वीडियो को पढ़ सकता है या फिजिक्स कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि अगर एक बार आप फिजिक्स पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं फिजिक्स पढ़ा था इसलिए बोल रहा हूं, फिजिक्स पढ़े तो क्या हो जाएगा कि हमारी जो लाइफ है, लाइफ का जो रीजन है, लाइफ के अंदर हमारे कई सारे फिनोमिना होंगे। देखिए, हम बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे या कुछ और भी करें, हमें नेचर के साथ तो काम करना ही है, नेचर के साथ रिलेट तो करना ही है, और नेचर को पढ़ने के लिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, साइंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो साइंस के अंदर ऐसा बोला जाता है, फिजिक्स इज किंग ऑफ साइंस। मैं फिजिक्स पढ़ा था, अगेन बोलता हूं, इसलिए बोलता नहीं मैं फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। फिजिक्स साइंस का किंग इसलिए है क्योंकि फिजिक्स के अंदर जो बात बताए, जो लॉज बताए जाते हैं, उसी हिसाब से उसी को एप्लीकेशन करके दूसरे सारे लॉज बनते हैं। देखिए, ग्रेविटेशनल लॉ यूनिवर्सल लॉ है। ऐसा नहीं है कि अगर धीरूभाई अंबानी का लड़का मीन्स मुकेश भाई मुकेश अंबानी को अगर हम कोई 10 फ्लोर की बिल्डिंग है वहां से धक्का लगाएंगे तो क्या आएगा? नीचे ही गिरेगा। ये सुनो, हमारे मोदी साहब है, उसको अगर 10 मारने की बिल्डिंग से वहां से गिरेंगे तो कहां आएंगे? नीचे ही आएंगे। ये सुनो, मैं गिरूंगा तो कहां आएगा? नीचे ही आएंगे। आप गिरेंगे तो कहां जाएंगे? नीचे ही जाएंगे। तो ये यूनिवर्सल लॉ हो गया ना। तो न्यूटन साहब ने एक ऐसी बात बता दी जिसने सारा बैरियर क्रॉस कर दिया। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई मोटा नहीं, कोई पतला नहीं, कोई नहीं, सबके पास एक ही लॉ है, सबके पास एक लॉ से जुड़ गई। दिस इज द ग्रेविटेशन। इसलिए न्यूटन, देखिए आप साइंटिस्ट, कई सारे साइंटिस्ट के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? किसका नाम आएगा? न्यूटन का नाम आएगा। बिकॉज न्यूटन इज द किंग ऑफ साइंस यार। उसने जो बेस बताया है, उसने जो हमको साइंस बताया है, वो साइंस ऐसा है जिसके बारे में आज दुनिया चल रही है, उसी के बेस पे चल रही है। देखिए, सोचिए 18 सेंचुरी में न्यूटन का दौर था। न्यूटन ने जो काम किया था वो 18 सेंचुरी में किया, मतलब यहां से करीब 250 साल पहले की बात है। तो देखिए, उस दौरान इसने फिजिक्स को समझा कि फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स कैसे बनता है, साइंस का नेचर क्या है, वो सब हमको पढ़ाया। इसलिए हम ये पढ़ते हैं। समझ में आया? तो फिजिक्स को किंग बोलते हैं, इसलिए किंग बोलते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम मैथ्स भी पढ़ते हैं साइंस में। देखिए, क्योंकि मैथ्स जो है वो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है, फिजिक्स केमिस्ट्री को एक सपोर्ट देता है। और साइंटिस्ट तो ऐसे बोलते हैं कि अगर फिजिक्स से वो किंग है तो मैथ्स से वो क्वीन है। क्यों क्वीन है? क्योंकि मैथ्स फिजिक्स को हेल्प करती है या उसके सपोर्टिंग कैरेक्टर में। सपोज ये हमने जो बात की थी मोशन की, अगर मोशन हो रहा है तो 10 सेंटीमीटर हम बोलेंगे इसकी स्पीड सपोज 20 किलोमीटर पर आवर्स, 20 किलोमीटर पर आवर्स, तो ये क्या हुआ है? उसकी स्पीड होगी। तो 20 किलोमीटर पर सेकंड सपोज, या आवर्स लिख दें, तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक आवर्स में वो 20 किलोमीटर रन करेगा। एक आवर्स में 20 किलोमीटर रन करेगा। तो ये मैथमेटिक्स के हिसाब से हम सोल्व करते हैं। तो फिजिक्स क्या देता है? फिजिक्स एक लॉ देता है, एक आइडिया देता है, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें मैथ्स का इंपोर्टेंट लेना पड़ता है, मैथ्स का बेस लेना पड़ता है। समझ में आया? तो फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों साथ में चलेंगे। ऐसा नहीं कि जिसको बायो लेना उसको परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम तो बायो लेने वाले हैं तो फिजिक्स हमको नहीं आएगा या फिजिक्स में तो मैथ्स आएगा। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। 10th स्टैंडर्ड तक जितना मैथ्स पता है आपको उतना काफी है, और जो जरूरी होगा वो हम फिजिक्स में कवर कर लेंगे। फिजिक्स में आप बता देंगे, फिजिक्स का सर जो होगा वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। समझ में आया? और साइंस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लिया, अब तो आपका थोड़ा इंटरेस्ट बड़ा होगा।
फिजिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो हम अब हमारा जो एनसीईआरटी है या जीनीट वगैरह भी है, उसका जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, अगर कोई पीसीएम लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या कोई पीसीबी लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, दोनों, अगर बायोलॉजी आप चूज करेंगे या मैथ्स चूज करेंगे, दोनों में आपको फिजिक्स पढ़ना है। समझ में आया? तो देखिए फिजिक्स के अंदर क्या है, तो ऐसा बोला जाता है कि 11th और 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स का जो बेसिक फिनोमिना है, बेसिक लॉ है, वो सारा पढ़ा दिया जाता है। लेकिन अगर आप देखे जाए तो 11th में ही पूरी फिजिक्स आ जाती है, ऐसा मान सकते हैं। 12th ऐसा बोल सकते हैं कि 12th के अंदर थोड़ी सी फिजिक्स जो बाकी रह जाती हो, या फिर मॉडर्न साइंस जो है वो हम 12th में पढ़ते हैं। देखिए 10th के बाद 10th में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों एक ही सब्जेक्ट में पढ़ा है, एक ही बुक में पढ़ा है। आपके जो 3-4 चैप्टर्स जो फिजिक्स के थे वो बेस बनेंगे आपके 12th साइंस के। बेसिकली मैं तो ऐसा मानता हूं जो 9th है वो आपका 11th से रिलेट करता है, और जो आपका 10th स्टैंडर्ड है वो आपके 12th स्टैंडर्ड से रिलेट करता है। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में आप क्या पढ़ते हैं, अभी आपने एग्जाम दी है तो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। 10th स्टैंडर्ड में आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्रैक्शन पढ़ा है। देखिए जो माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप, इसके बारे में आपने पढ़ा है। ये सुनो, जो लाइट है वो लाइट सेवरल कलर्स में डिवाइड होती है ड्यूरिंग द लाइट इज पासिंग फ्रॉम द प्रिज्म। ओके, व्हाइट लाइट है वो सेवरल कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो देखिए ये फिनोमिना कैसी है, एज अ मिरेकल लगता है आपको, सोचिए तो वैसे तो लाइट का कोई कलर नहीं था, व्हाइट थी, व्हाइट लाइट जिसे बोलते हैं। लेकिन अगर वो प्रिज्म में से पास होती है तो सेवरल कलर्स में डिवाइड होता है, उसका डिफरेंट लेयर हो जाता है, हमको 7 कलर्स दिखते हैं। तो ये क्या हुआ, समझ में आया? इट्स लाइक मिरेकल। लेकिन ये मिरेकल नहीं, इसके पीछे नेचर है और नेचर के पीछे साइंस। तो वो समझने के लिए हमें फिजिक्स पढ़ते, समझ में आया? तो ये हम कुछ 12th में पढ़ेंगे। जो 10th रिलेटेड आपने पढ़ा वो बेसिक था, वो हम डिटेल में 12th में पढ़ेंगे। और 9th वगैरह में आपने 9th स्टैंडर्ड अगर आपको याद हो, नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं, एक मोशन पढ़ा होगा, ये सुनो, वर्क पढ़ा होगा। व्हाट इज वर्क? पावर पढ़ा है, एनर्जी पढ़ा हुआ है, कुछ आपको नॉलेज है वर्क के बारे में, मोशन के बारे में, पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में, ये सुनो। और कुछ आपने थर्मो के बारे में पढ़ा है शायद, मतलब टेम्परेचर वगैरह आपको आप जानते हैं टेम्परेचर क्या है, ये सुनो। तो ये सारा हम 9th में पढ़ना, वो 11th में रिलेट करेंगे, 11th में पढ़ेंगे। ओके, तो बेसिकली हम थोड़ा सा डिटेल में फिजिक्स को जानते हैं। सो हमका 11th जो है हमारा वो बेसिकली मास पे डिपेंडेंट है। देखिए अगर देखा जाए ना तो पूरी जो दुनिया है वो ऐसा बोला जाता है कि पूरी दुनिया है जो 2 चीजों से बनी हुई है, मास एंड वेव, मींस पार्टिकल एंड वेव। तो ये बात है वो आप सिंपल मैनर में आपको समझाते। तो व्हाट इज अ मास, व्हाट इज अ पार्टिकल और व्हाट इज अ वेव। देखिए पार्टिकल क्या है, तो इसको पार्टिकल बोल सकते हैं, दिस इज अ पार्टिकल, ये सुनो ये पार्टिकल है, पार्टिकल बोल सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो भी पार्टिकल ही रहेगा। लेकिन वेव्स क्या, तो लाइट रेज जो आती है, ट्यूबलाइट में से लाइट रेज आ रही है लेकिन हमको दिख नहीं रही है, एक्चुअली है लेकिन दिख नहीं रही है। उसकी स्पीड इतनी रहती है कि हम देख नहीं सकते कि कैसे पास होगी। इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूं, सपोज फैन ऑन है, तो देखिए जब तक फैन ऑन नहीं था तब आपको उसका जो 3 विंग्स था वो क्लियर दिख रहा था, 3 या 4 विंग्स जितने भी हो, तो 3 विंग्स आपको क्लियर दिखते हैं। लेकिन फैन जब ऑन हो जाता है, वो रोटेट करता है, मोशन में रहता है, तो हमको एक भी विंग क्लियर नहीं दिखते। समझ में आया? हमको ऐसा लगता है कि जैसे कोई रिंग है या फिर विंग्स है ही नहीं, ऐसा लगता है। तो जब मोशन में रहता है कोई चीज या कोई स्पीड जिसकी की इंक्रीज हो जाती है तो वो काइंड ऑफ इनविजिबल हो जाता है। समझ में आया? तो इस प्रोसेस को आप वेव से रिलेट कर सकते हैं। ओके, डिटेल में हम बहुत पढ़ना है, डिटेल में हम 12th में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो बेसिकली मास के बारे में हम 11th में स्टडी करते हैं, पार्टिकल के बारे में 11th में स्टडी करते हैं, मास की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम 11th में स्टडी करेंगे। इसके अलावा देखिए वैसे तो फिजिक्स की कई सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हमारी जो नीड्स है
या हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो इस्तेमाल करते हैं वो चीज के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो ही हमारी सब ब्रांचेस है। तो हमने मोशन पढ़ा हुआ है। मोशन एक ऐसी चीज है, देखिए मैकेनिक्स का बेस है मोशन। अगर आपको मालूम हो तो फिजिक्स के अंदर एक ब्रांच आती है जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स। बेसिकली ये मैकेनिक्स क्या है, देखिए मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं मोशन। देखिए मोशन एक ऐसी चीज है जो जिसके मोशन हमको पता है, अगर कोई चीज रोटेट कर रही है, कोई चल रही है तो वो मोशन है। मोशन के बारे में सिर्फ हम स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में बात नहीं करते, हम रेस्ट के बारे में भी बात करते हैं। देखिए हम मोशन से ऐसा दिख रहा है घिरे हुए हैं। मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, उसमें भी मोशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से जो ऑडियो रेज है वो ऑडियो वेव्स आ रहे हैं और रिकॉर्ड हो रहे हैं। उसके बारे में आप स्पीकर में से आपके ऑडियो रेज सुन रहे हैं तो ऑडियो आपके कान में जा रहा है, कान वाइब्रेट आपके ईयर्स में जा रहा है और आपके ईयर्स जो उसमें जो वाइब्रेट हो रहा है उससे आप सुन रहे हैं। तो देखिए मोशन से घिरे हुए हैं। हमारी हार्ट बीट है वो भी एक मोशन है, हार्ट बीट हो रही है दैट इज अ मोशन, वाइब्रेशन हो रहे हैं। समझ में आप सुन रहे हैं, अभी आपके ऊपर फैन चल रहा है तो वो भी मोशन है। हम अर्थ पे है, इमेजिन करें हम अर्थ पे, लेकिन अर्थ रोटेट कर रही है लेकिन हमको फील नहीं होता कि अर्थ रोटेट कर रही है। अगर आप मेरी को राउंड में बैठते हैं तो आपको फील होता है कि आप रोटेशन में हैं, लेकिन हम अभी अर्थ पे खड़े हुए, अर्थ रोटेशन में है, अर्थ रोटेट हो रही है लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है। तो ये भी एक मोशन है। सन ईस्ट में से वेस्ट में जाता है तो वो भी मोशन है। ये सुनो, तो हम मोशन से घिरे हुए हैं। विदाउट मोशन लाइफ इज पॉसिबल नहीं है। देखिए अगर हार्टबीट का मोशन बंद हो जाए तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी। समझ में आया? हमारा जो ब्लड है वो ब्लड सर्कुलेशन हमारे हेड से लेके पैर तक सारा रोटेट होता है। ये सुनो, ब्लड रोटेशन होता है, हमारे एक एक सेल तक ब्लड पहुंचता है। तो ये रोटेशन तो है, ये मोशन तो है। तो हम मोशन से जुड़े हुए हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोशन को। व्हाट इज द मोशन, मोशन के बारे में लॉज क्या है, मोशन की एप्लीकेशंस क्या है, मोशन होता है तो क्यों होता है, ये सारा नॉलेज हम मैकेनिक्स में लेते हैं। तो हमारा जो 11th का सिलेबस है वो मैकेनिक्स पे बेस्ड है। 11th में हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड जो ब्रांच है वो है फिजिक्स की, सेकंड ब्रांच है वो है थर्मोडायनेमिक्स। वैसे तो डायनेमिक्स क्या है, वो मैकेनिक्स का ही पार्ट है। मैकेनिक्स के अंदर हम दो चीज पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। देखिए काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स जो है उसके अंदर मोशन के बारे में पढ़ा जाता है, उसके अलावा थर्मो के बारे में पढ़ा जाता है, इसके अलावा हम वेव्स कैसे होती है, एसएचएम हो रहा है, जो हमारा जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, ऑसिलेशन होता है, ये सारा हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स क्या है, देखिए एक पहले के जमाने में एक लूना आता था, अगर आपको पता है तो उसके ऊपर लिखा रहता था काइनेमेटिक। तो काइनेमेटिक इज रिलेटेड टू मोशन एंड रिलेटेड टू इसको हिंदी में बोला जाता है गति शास्त्र। तो जो गति है हमारी, जो मोशन है हमारा, जो वेलोसिटी है हमारी, स्पीड है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में, लेकिन उसका रीजन नहीं पढ़ते कि ये क्यों हो रहा है। देखिए फिजिक्स जो है और साइंटिस्ट जो है वो दो चीज में बिलीव करते हैं, एक है यूनिफिकेशन and second is the kind of classification or you can say the reduction process। देखिए यूनिफिकेशन मींस क्या, मैंने न्यूटन के बारे में पढ़ा था। तो न्यूटन ने क्या इजाद किया, न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया। तो ग्रेविटेशनल लॉ इज अ यूनिवर्सल लॉ। तो एक ही लॉ के अंदर पूरा यूनिवर्स को घेर लिया कि कोई भी चीज अगर अर्थ पे गिर रही है, मोशन हो रहा है। देखिए जो पेंडुलम हमारा ऐसे ऐसे रोटेट करता है, तो पेंडुलम के पीछे भी क्या है, ग्रेविटेशनल लॉ। समझ में आया? अर्थ का रोटेशन है, सन का रोटेशन है, सन और अर्थ ऐसे रोटेट करती है, सन बीच में है, अर्थ ऐसे रोटेट करती है। तो इसके पीछे क्या साइंस है, ग्रेविटेशनल लॉ। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, न्यूटन ने एक ही लॉ के अंदर, इन अ सिंगल लॉ, पूरे यूनिवर्स को घेर लिया। तो दिस इज नोन एज यूनिफिकेशन। और उसके पास दूसरी जो फिनोमिना है या दूसरा जो पॉइंट है वो है रिडक्शन।
रिड्यूशन मीन्स कोई बड़ी सी चीज है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको हम रिड्यूस कर देते, पार्ट्स में डिवाइड कर देते ताकि समझना आसान हो जाए। देखिए आप बायो में सबसे पहले सेल्स को पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी सेल्स से बनी हुई है। अगर सेल्स के बारे में आपने जान लिया तो दूसरे जो हमारे ऑर्गन्स है, हमारे आर्टरीज है, हमारे जो हार्ट है, ब्रेन है, उसके बारे में पढ़ना आसान हो जाता है। इसलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, दो चीज में डिवाइड करते हैं। एक यूनिफिकेशन मतलब पूरे को शामिल कर लेना, एक सिंगल लॉ में ढाल लेना। आपने अगर स्टीफन हॉकिंग्स का नाम सुना है, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हो गए स्टीफन हॉकिंग्स। तो स्टीफन हॉकिंग्स ने एक बुक लिखी है द थियरी ऑफ एवरीथिंग। द थियरी ऑफ एवरीथिंग मतलब दुनिया में जो भी चीज बन रही है उसके पीछे एक ही रीजन है, एक ही लॉ है। देखिए ऐसे कई सारे यूनिवर्सल लॉ है, लाइक का लॉ ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे गीता में बोला गया है ना, आत्मा छोटी नहीं होती, बड़ी नहीं होती, काली नहीं होती, गोरी नहीं होती, आत्मा अमर होती। आत्मा जस्ट एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती। जस्ट लाइक दैट एनर्जी इज नथिंग, एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस इज ट्रांसफरिंग वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी छोटी नहीं होती, बड़ी नहीं होती, एनर्जी बन नहीं सकती। एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या है? ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें बताता है एनर्जी का कि जो अर्थ है या सन है या यूनिवर्स है वो कैसे चलता है, एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होती है। तो ये क्या हो गया? यूनिफिकेशन हो गया। सभी चीजों में एनर्जी और लॉ ऑफ एनर्जी तो लगेगा ही। तो स्टीफन हॉकिंग साहब थे, उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था द थियरी ऑफ एवरीथिंग। द थियरी ऑफ एवरीथिंग मतलब सभी जो चीज है वो हमारी एक ही थियरी पे बेस करती है, एक ही एनर्जी के लोग पे बेस करती है। तो ये हो गया यूनिफिकेशन। और दूसरा होता है चीजों को डिवाइड करना। तो हमने जब बताया जो हमारा मैकेनिक्स है उसकी दो ब्रांचेस है, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो काइनेमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मोशन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन डायनेमिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि मोशन क्यों हो रहा है, समझ में? तो उसके बिहाइंड जो फोर्स है, उसके बिहाइंड जो टॉर्क लग रहा है, इसके बारे में हम जो डायनेमिक्स में चर्चा करते हैं, समझ में आया? तो ये हमारी एक ब्रांच होगी मैकेनिक्स के अंदर। ये थर्मोडायनेमिक्स है, दूसरी ब्रांच है। 11th में हम और ये पढ़ते हैं, वेव के बारे में जानते हैं, और जो हमारा ऑसिलेशंस होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वेव्स के बारे में, ऑसिलेशंस के बारे में। इसके अलावा हम पढ़ते हैं थर्मो के अंदर, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बेसिकली 3 स्टेजेस रहते हैं किसी भी चीज के, बेसिकली 3 स्टेज रहते हैं। अब तो प्लाज्मा भी हमने डिफाइन कर लिया जो 4th स्टेट ऑफ बॉडी रहता है, लेकिन 3 स्टेट हमको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे 11th में। तो देखिए 11th का जो सिलेबस है, 11th के सिलेबस में क्या है? सभी बेसिक चीजें जो हमारे आसपास के फिनोमिना में दिखती है। ओके, सो ये बेसिक चीज हम 11th में स्टडी करेंगे। 12th के अंदर क्या स्टडी करते हैं? देखिए 12th इज रिलेटेड टू चार्ज। इसमें हमारा मॉडर्न साइंस भी आएगा। मतलब 11th में हमने मोशन के बारे में पढ़ता है, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, थर्मो के बारे में पढ़ते हैं, और वेव्स और ऑसिलेशन ये सारे हम प्रॉपर्टी वगैरह 11th में पढ़ते हैं। 12th में हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। स्विच ऑन किया तो लाइट चालू हो गई, रोशनी आई। ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ हेल्पिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। आज के डेट में अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ऐसे बोल सकते हैं आदमी जी नहीं सकता। इट्स अ बेसिक नीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। इसका एग्जांपल स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन चलाते जाएंगे, चार्ज तो करना पड़ेगा ना। तो चार्ज कैसे होगा? हेल्पिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस नहीं हुई तो चार्ज कैसे होगा? चार्ज तो बनेगा ही नहीं, चार्जिंग होगा नहीं। तो ये चार्जिंग का वर्ड है, वो भी चार्ज से आएगा। देखिए 2 प्रॉपर्टी होती है, एक मास होता है, एक चार्ज होता है। मास जो दिखता है, ये मास दिख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन एक चार्ज है जो दिखता नहीं लेकिन होता है समझ में? जो दिखता नहीं लेकिन होता है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अगर कोई कंडक्टिंग वायर में से पास हो रही तो आपको दिखती है क्या
कि यहाँ से, हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे ट्रैवल कर रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, उसको छू भी नहीं सकते, शॉक लगेगा, समझ ले, फील नहीं कर सकते। तो ये चार्ज है, जो आपको दिखता है वो हम 11th में स्टडी करेंगे, जो दिखता नहीं है वो 12th में स्टडी करेंगे, समझ में आया? तो दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। देन हम एसी और डीसी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, एसी और डीसी क्या है, देन इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका फील्ड है, ये हम सब पढ़ते हैं 12th में। इसके अलावा हम मॉडर्न साइंस भी पढ़ते हैं, ओके। एक मैग्नेटिक के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेट्स सबको पता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अगर पास में लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, ओके, और यहाँ पे साउथ है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सिंपल फिनोमेना है, लेकिन इसका इस्तेमाल करके हमने फिजिक्स की एक ब्रांच बनाई, दिस ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखिए आज के लेक्चर में कुछ आपको लिखना नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आपको कुछ जो डेटा में दे रहा हूं वो डेटा दिमाग में डालना, इसके आपको फिजिक्स में पता चलेगा फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले, क्या पढ़ेंगे, ओके। तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में हम पढ़ते हैं 12th में। दूसरा जो चीज हम पढ़ते हैं वो ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। मैंने बोला था ना 10th का जो आपका सिलेबस है वो 12th से रिलेट करता है, तो 10th में आपने ऑप्टिक पढ़ा है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म्स, ये बारे में कुछ आप जानते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे 12th साइंस में, समझ में। और दूसरा एक आएगा मॉडर्न साइंस, मॉडर्न फिजिक्स या मॉडर्न साइंस जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हम पढ़ेंगे एटॉम्स, एटॉम क्या है, या न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए फिजिक्स का एप्लीकेशन सिर्फ साइंस को पढ़ने के लिए नहीं है, नेचर को पढ़ने के लिए नहीं, उससे हम कई सारे चीज इजाद भी करते हैं, इन्वेंशन भी होता है। तो एटॉम के बारे में हमने पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, तो उससे हमने कई सारी एनर्जीज बनाई, न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, तो उसके पीछे फिजिक्स था, समझ में आया? तो ये हम 12th में पढ़ते हैं, उसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। फिर उसके अलावा सेमीकंडक्टर्स एक टॉपिक भी है, जो हमारे मोबाइल, स्मार्टफोन्स, ओके, या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर बोला जाए तो टावर्स वगैरह है, या फिर कंप्यूटर वगैरह है, ये सारी चीजों में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है। बेसिकली 3 नेचर था, आपको पता होगा, आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, एक रहता है कंडक्टिंग, दूसरा रहता है सेमीकंडक्टिंग, और तीसरा रहता है इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर वाइडली यूज होता है टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उसमें, तो वो हमारा एक चैप्टर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझ में आया? तो ये सारा जो मामला था वो फिजिक्स का हमारा सिलेबस का था, ऐसा भी बोल सकते हैं, या कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो हम 11th 12th में 2 साल में पढ़ने वाले हैं, समझ में आया? ओके, तो इसको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको डेटा देने का मालूम है। फिजिक्स के अंदर हम 11th के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे मैकेनिक्स। देखिए फोर्स के बारे में एक छोटा सा आपको बता देता हूं। बेसिकली फोर्स, कई सारी प्रकार की फोर्स रहती है, लेकिन उसमें 2 फोर्स में आज कंपैरिजन आपको बताता हूं। एक फोर्स है हमारी ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक और दूसरी रहती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स हम सबको पता है, अगर ये पेन को ऐसे छोड़ेंगे तो फ्री फॉल होगा, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है या वीक फोर्स है? और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये क्या है? तो जो हमारा न्यूक्लियस रहता है, हम सबको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, यस और नो, और उसके पीछे, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन है, वो मोशन करता है। लेकिन देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन सेम चार्ज हो गया, तो सेम चार्ज के बीच में तो रिपल्सन होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस बहुत ही छोटा एलिमेंट है, बहुत ही छोटा, 10⁻⁻15 इसकी रेडियस रहती है, बहुत ही छोटी, 10⁻⁻15, समझ सकते हैं कितनी छोटी रहेगी, आप अपनी आंख से देख भी नहीं सकते, इतनी छोटी रहता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्स नहीं करते, रिपल्स करके बाहर नहीं निकल जाते, ऐसे एक्सप्लोर नहीं हो जाते। क्यों नहीं होता ऐसा, समझ में आया? और दूसरा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है? देखिए ये पेन, इसको ऐसे छोड़ दिया तो क्या होगा, डाउन में पड़ा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ड्यू टू द ग्रेविटी ये होता है। लेकिन देखिए इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सारी चीजें हैं कि नहीं, किसी भी पार्टिकल में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तो रहता ही है। तो देखिए इसमें प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो क्या इसमें से प्रोटॉन निकल के बाहर आ जाएगा? पॉसिबल है?
नहीं पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? पॉसिबल नहीं। तो ये क्या है? ये कौन सी फोर्स? और जो फोर्स के बारे में हम बात करते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक्चुअल तो रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन ये बाहर नहीं निकल जाता, ये एक्सप्लोड नहीं होता, ये रिपल नहीं करता, तो उसके बिहाइंड में क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आया? और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सबसे वीक फोर्स है, ये वीकेस्ट फोर्स ऑफ द अर्थ एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि प्रोटॉन कभी बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे आप अगर ऐसे हम स्ट्राइक करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आया? और ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ही वीक है। देखिए अगर ये पेन को ऐसे हम गिरा दें तो क्या होगा? ड्यू टू द ग्रेविटी गिरी, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर मेरे को तोड़ना है तो सिंपल है, टूट गया। ये मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम कर लिया, तो ज्यादा कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आया? ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो न्यूक्लियस के अंदर फोर्स होता है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। समझ में आया? तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट है, कुछ फिनोमिना है जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बात करेंगे फिजिक्स के रिलेटेड। हमारे 11th के स्टैंडर्ड में जो सिलेबस है उसके बारे में कुछ स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो दिस इज द ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे।